आज हम पौधों की आर्द्रता रोग, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स डिजीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस रोग को हम देखें तो हमने प्राय देखा है कि जब हम बीज बोते हैं तो बीज कई बार जो है उगता नहीं है। इसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट्स वगैरह भी करते हैं और सर्टिफाइड सीड्स भी लेते हैं। और जब इसको प्रयोगशाला में चेक किया जाता है तो इसकी वायबिलिटी भी जो 90% से, उसके बावजूद भी कई बार जो है मृदा में सीड डालने के बाद उसमें से प्लूमल्स और रेडिकल्स नहीं निकलते हैं। और इस तरह का जो कारण होता है उसका कारण ये होता है कि जो आपका सीड है उस सीड की पेरिफेरी या राइजोस्फेरिक जो जॉन है, उस राइजोस्फेरिक जॉन के पास जो फंगस या फंगल स्पोर्स बैठे रहते हैं वो उसको संक्रमित कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उसका जो प्रांकुर है, निकलता हुआ प्रांकुर और मूलांकुर या रेडिकल जो है वो संक्रमित हो जाते हैं और जिसके फलस्वरूप पौधा या सीडलिंग्स नहीं बन पाता है। और नतीजा ये होता है कि उसका जो रेडिकल प्लूमल्स जो है का डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो गल जाता है। तो इस अवस्था को हम जो है प्री इमर्जेंस स्टेज ऑफ डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। सेकंड लक्षण होता है जिसमें जो बीज होता है उस बीज का अंकुरण तो हो जाता है, लेकिन अंकुरण होने के पश्चात जो है उसके नीचे का जो हिस्सा है, इसमें जो काला काला हिस्सा दर्शाया गया है वो कॉलर रीजन कहलाता है। उस कॉलर रीजन के ऊपर संक्रमण होता है। कॉलर रीजन इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर गर्दन लगी है और उसके ऊपर शर्ट टी शर्ट जो पहनते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो जस्ट किसी भी बेस लाइन से ऊपर का हिस्सा है वो कॉलर रीजन, तो तने का जो कॉलर रीजन है उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होने लग जाता है। नतीजा ये होता है कि ऊपर का जो भाग है वो हेल्दी बना रहता है और ये भाग डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन की वजह से पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसका भार ग्रहण नहीं कर पाता और भार नहीं सहन करने के कारण ये टॉपल डाउन हो जाती है। और इस तरह से हम ये लक्षण नर्सरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्राय ऐसे स्थान जहाँ पर पानी भरता है या लोलैंड होते हैं तो वहाँ इसका इन्फेक्शन अधिक होता है। तो ये जो लक्षण हैं ये आर्द्र गलन के या इसको डैम्पिंग ऑफ, इस लक्षण को हम डैम्पिंग ऑफ लक्षण या आर्द्र गलन रोग कहते हैं। तो इसका पोस्ट इमरजेंस का मतलब हुआ कि पौधे का निकलने के बाद जो संक्रमण होता है उसमें ये सिम्टम्स प्रकट होते हैं। ये तो रहा सिम्टम्स का। अब इसका जो कारण होता है, कारक होता है, वो कारक जो होता है पीथियम एफिनिडर्मेटम एक नाम का फंगस होता है। वो फंगस जो है उसके कारण ये रोग पैदा होता है। अगर हम उसका अध्ययन करें तो पीथियम एफिनिडर्मेटम का जो माइसिलियम है वो माइसिलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का तात्पर्य हुआ कि उसमें पट नहीं पाए जाते हैं। और इस माइसिलियम में आप देख रहे हैं कि जो डॉट डॉट के रूप में जो न्यूक्लियस दिखाए गए हैं वो न्यूक्लियस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये जो माइसिलियम होता है ये माइसिलियम वृद्धि करता है और वृद्धि करके स्पोरेंजियम बनाता है। पीथियम के स्पोरेंजियम की ये खासियत है कि ये लॉब के रूप में, ये देखिए आप, लॉब जो माइसिलियम है वो लॉब के रूप में हो जाता है या इस माइसिलियम में से एक हिस्सा जो निकलता है जिसको कि हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये ऐसे लगता है पीथियम में जैसे कि इसी का एक हिस्सा हो, ये पट बना के अलग हो जाता है और जो इसका नीचे का आधार है माइसिलियम का उसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जू स्पोरेंजियम और जू स्पोरेंजियोफोर लिखा है, क्योंकि इस स्पोरेंजियम में बनने वाले बीजाणुओं की प्रकृति हमें पता है कि वो जूस्पोर होते हैं, इसलिए इसको जू स्पोरेंजियम कहा। इस स्पोरेंजियम का जो द्रव्य है वो इसके ऊपर एक इवानासेंट
पुटीनुमा संरचना बनती है जिसको हम वेसिकल कहते हैं। इस वेसिकल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ जितने न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होकर एक किडनी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि 2 कशाभिकाएँ लगी रहती हैं। आगे की कशाभिका जो है टेंसिल टाइप की होती है और पीछे की कशाभिका विप्लस टाइप होती है। अगर हम एक इंडिविजुअल जूस पोर्स को देखें तो वो जूस पोर्स इस तरह का नज़र आता है। ये जूस पोर्स अपनी फ्लैजेला ऑप्टिमम कंडीशंस में या स्विमिंग करके अपनी फ्लैजेला गिरा देता है और फ्लैजेला गिरा के एंसिस्ट्रेट जूस पोर्स बना देता है। ये एंसिस्ट्रेट जूस पोर फिर जर्म ट्यूब से बना के अंकुरित होता है और नया माइसेलियम एस्टेब्लिश कर देता है। इस प्रकार इसका ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी के विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो जो माइसेलियम है उस माइसेलियम के ऊपर एक ही माइसेलियम पर दोनों मिल सकते हैं और दोनों अलग अलग पे बन सकते हैं। जनरली जो मेल ऑर्गन है उसका जो माइसेलिया आधार है जिस पे कि पूंधानी बनेगी उसको पूंधानी दर या एंथ्रीडियोफोर कहते हैं और जो मेल स्ट्रक्चर है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम क्लब शेप होता है, मुद्गराकार होता है, जबकि फीमेल स्ट्रक्चर है उस फीमेल स्ट्रक्चर को हम उगोनियम कहते हैं और उगोनियम गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है जो कि दूसरे क्वक तंतु पे बनती है। इस क्वक तंतु उगोनियोफोर कहते हैं और जो गोलाकार संरचना बनती है उसको उगोनिया कहते हैं। इस उगोनियम के एंथ्रीडियम जो है पार्श्व में आके अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना के इसका जो जीव दर्रे है वो उगोनिया के अंदर आ जाता है। इस प्रकार जो ये उगोनिया है यहाँ प्लाज्मोगेमी की क्रिया होती है। प्लाज्मोगेमी की क्रिया के फलस्वरूप डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है, लेकिन तुरंत ही दोनों केंद्रक आपस में मिलकर डिप्लॉयड स्टेज बना देते हैं और जो डिप्लॉयड स्टेज होती है वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर एक संरचना बनाते हैं ये, और उस संरचना को हम ऊस्पोर कहते हैं। ऊस्पोर को हम देखें तो ऊस्पोर के जो बाहर की भित्ति है वो उगोनियल वाल है और अंदर जो है ऊस्पोर वाल नज़र आ रही है। ऊस्पोर जो है डिप्लॉयड होता है और ये ओवर समरिंग और ओवर विंटरिंग कर सकता है और जो पौधों के रेजिडुअल मटेरियल्स हैं उनके ऊपर ये पड़ा रहता है। जब स्वस्थ ऑप्टिमम कंडीशन आती है तो उस ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर ये ऊस्पोर जर्म ट्यूब बनाकर या स्पोरेंजिया बनाकर जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर फिर वही जूस्पोर बनाते हैं। जूस्पोर बना के इन्फेक्शन देते हैं। इस प्रकार इनका जो है ये साइकिल पूरा होता है पीथियम का। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट तो उसमें जो है इनका मैनेजमेंट पार्ट आता है। तो ऐसे डिजीज़ जिसमें डैम्पिंग ऑफ आता है उनके अंदर हम एक तो ऊंचे स्थान पर से बनाई जानी चाहिए, नर्सरी बनाई जानी चाहिए। दूसरा ये है कि पौधे का जो तना है उसके नज़दीक पानी का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि क्योंकि ये पीथियम के द्वारा होता है और उमेसिड्स का मेंबर है तो इसमें मेटिलेक्सिल या रिडोमिल एप्रोन 35SD रिडोमिल के द्वारा सी ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, तो उससे ये आद्र गलन का रोग कम होगा। धन्यवाद।